Ladies and gentlemen, good day and welcome to SRG Housing Finance Limited Q1 FY22 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Ms. Sunaina Nagar, Chief Investor Relations Officer. Thank you and over to you, ma'am. Good afternoon and welcome everyone. We are here to discuss SRG Housing Finance Q1 FY22 results. With me, we have our investor leadership team represented by Mr. Vinod Kumar Jain, Managing Director, Mr. Ashok Modi, Chief Financial Officer. We will begin this call with the overview and performance update by Managing Director, followed by an interactive Q&A session. Please note that this call may contain forward-looking statements which exemplify our judgment and future expectations concerning the development of our business. These forward-looking statements involve risks and uncertainties that may cause actual development and results to differ materially from our expectations. SRG Housing Finance undertakes no obligation to publicly revise any forward-looking statements to reflect future events or circumstances. A detailed disclaimer is on slide 2 of the investor presentation available on our website. With that, I will now hand over the call to Mr. Vinod Kumar Jain. Over to you, sir. जय जिनेंद्र, मैं आप सभी का क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल 22 की अर्निंग्स कॉल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्वार्टर 1 कोविड की सेकंड वेव के कारण काफी मुश्किल रहा था। पिछले वर्ष के क्वार्टर 1 की तरह नेशनल लॉकडाउन नहीं था, मगर लोकल लॉकडाउन रहा था। बिजनेस करना क्वार्टर 1 में मुश्किल रहा था। क्वार्टर 1 में लोन बुक 322.30 करोड़ रही, जो कि पिछले क्वार्टर 1 में 277.09 करोड़ थी। लोन सैंक्शंस 2.69 करोड़ रहे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.71 करोड़ थे। लोन डिसबर्समेंट 6.84 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर 1 में 4.47 करोड़ था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13% की ग्रोथ के साथ 5.04 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर 1 में 4.46 करोड़ था। पेट 50% की ग्रोथ के साथ 4.08 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर 1 में 3.5 करोड़ था। टोटल इनकम 8.79% की ग्रोथ के साथ 70.58 करोड़ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर 1 में 16.16 करोड़ थी। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम 17% की ग्रोथ के साथ 9.35 करोड़ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर 1 में 7.95 करोड़ थी। इसी के साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्रोस लोन बुक का 2.89% रहा है, जो कि पिछले वर्ष के क्वार्टर 1 में 2.88% था। नेटवर्थ 25% की ग्रोथ के साथ 97.69 करोड़ रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 78.32 करोड़ थी। ईपीएस 3.14 रुपए रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.73 रुपए था। CRAR रेशियो 14.65% रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर 1 में 39.70% रहा है। क्वार्टर 1 में हाउसिंग लोन 68% और लेप 32% रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोन 81% रहा है और सैलरीड लोन 19% रहा है। क्वार्टर 1 में 2.40% था। नेट एनपीए 0.141% रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर 1 में 0.49% रहा था। हमने आरबीआई रेगुलेशन की तुलना में 4.85 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन किया है। हमारी एवरेज बोरोइंग कॉस्ट कम होकर
10.53% रही है, जो कि पिछले क्वार्टर 1 में 11.05% थी। कंपनी ने 12.63% का हेल्दी स्प्रेड मेंटेन किया है। क्वार्टर 1 के दौरान हमको 20 करोड़ का एडिशनल फंड रेज मिला है। कंपनी में स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बनी हुई है। क्वार्टर 1 के दौरान 79 करोड़ के लिक्विड फंड कंपनी के पास में रहे हैं और हमारी एलएम पोजीशन भी कंफर्टेबल बनी हुई है। कोविड-19 के बाद एसआरजी ने अपने वर्किंग कल्चर में काफी बदलाव किया है, जिसमें आईटी सेक्टर में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जिसमें वर्क फ्रॉम होम और बिजनेस को 24/7 लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में चलाने के लिए कोई रुकावट नहीं आई है। आईटी प्रोसेस को और इम्प्रूव करने के लिए कंपनी ने इस साल क्लाउड पर शिफ्टिंग की है, जिससे हमारी डिजिटल सेवाएं बिना किसी रुकावट के फील्ड स्टाफ तो कस्टमर को निरंतर उपलब्ध हो रही है। इससे हमारी डेटा सिक्योरिटी और बढ़ी है और ज़्यादा मजबूत हुई है। व्यापार और ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर सेल्स इंटेलिजेंस कस्टमर्स का 360 डिग्री व्यू व मार्केटिंग के तहत डिजिटल कैंपेन पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी को हर डिपार्टमेंट में शुरू किया है, जिससे कि बिजनेस को अच्छा और एकदम स्मूथ वे में चलाया जा सके। हम अपनी वेबसाइट को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ विजिटर्स के लिए भी अधिक फ्रेंडली बना रहे हैं। इसी के साथ कोई एक क्वार्टर 1 की रिपोर्ट मैंने बता दी है। अब आप मुझसे जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। Thank you very much. Ladies and gentlemen, we will now begin the question answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handset while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 at this time. We take the first question from the line of Mohsin Rupani, individual investor. Please go ahead. Mr. Mohsin Rupani, your line is unmuted. You may please go ahead with your question. Mr. Mohsin Rupani, if you can hear us, your line is unmuted. Requesting you to please unmute it from your end. Also, if you have muted it, your question Hello. is online. Can you? Yes. Am I audible now? Yes, sir. Now you are. Thank you. Okay, thank you. So thank you for giving me an opportunity. In your past guidance, it has been shown that up to 1,000 crore AUM will be done. However, can you share with us your view and vision of how you will get to 500 crores, 750 crores, and 100 crores respectively? And what changes you are doing in terms of technology and management, bandwidth, and credit appraisal, disbursement, and recovery process to ensure that this growth happens without impacting your asset quality? हाँ मोहसिन जी, बहुत अच्छा आपने पूछा है। बिल्कुल सही। हमारा जो ग्रोथ प्लान है वो 500 करोड़ का जो था अपना इस फाइनेंशियल ईयर में था और उसी तरह से हमने तैयारी भी कर रखी है। लेकिन इस कोविड की वजह से हमारा फर्स्ट जो क्वार्टर है वो उस क्वार्टर में अपन काम नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो आज ये डिसाइड करना थोड़ा टफ हो गया कि अपन 500 करोड़ कब तक कंप्लीट करेंगे। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, हमारा पिछले महीने में डिस्बर्समेंट भी चालू हुआ है और हमने पिछले मंथ में तकरीबन 4 करोड़ करीब हमने डिस्बर्समेंट भी किया है। तो अब हमको लग रहा है कि बिजनेस भी चालू हो गया है और सैंक्शंस भी हमने काफ़ी किए हैं। तो अभी आज की डेट में अपन ये नहीं कह सकते कि इस मार्च तक में अपन कितना करेंगे, लेकिन हाँ, मूवमेंट चालू हो गया और बिजनेस चालू हो गया। अगर थर्ड वेव नहीं आती है तो अपन एक क्वार्टर तो ये खिसका ही है
लेकिन उसके एवरेज और परसेंटेज में अपन उतना अचीव कर पाएंगे। ओके। आज अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम 1000 करोड़ के टारगेट अपन कितने टाइम में करेंगे, लेकिन हाँ अपने पॉजिटिवली अपने पास में कैश लिक्विडिटी भी है, मैनेजमेंट भी अपना मजबूत है, और हमने अभी नई टीम भी बनाई है और चीज़ें भी हम बिजनेस में कर रहे हैं। हमारे तकरीबन अभी हमने नए रिक्रूटमेंट भी किए हैं। अभी हमारे पास नए एम्प्लॉय इस क्वार्टर फर्स्ट में 78 नए हमने एम्प्लॉय लिए हैं। ओके। टोटल हमारे पास में भी 326 की हमारे पास में स्ट्रेंथ है, और हम बिजनेस को आगे फोकस करके नई कुछ ब्रांचें और नया कुछ हम एरिया भी अभी ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। और नए प्रपोजल भी हमारे लगे हुए हैं, चीज़ें भी हैं। अभी थोड़ा सा अगर तीसरा वेव नहीं आता है तो जरूरी मैं आपकी जो उम्मीद है उसको बहुत जल्दी पूरा करूँ। ओके ओके सर, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया सर। मेरा अगला सवाल था कि जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.46% बताया गया है और नेट एनपीए है वो 0.41% है। जी, तो इसकी रिकवरी के लिए क्या काम और हो रहा है ग्राउंड लेवल पे? एक्चुअल में हमारा जो रिकवरी का जो प्रोसेस जो है वो पहले से ही बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ओके। हमारा जैसे ही आदमी का कॉल सेंटर हमारा बना है, जैसे उसका अगर चेक बाउंसिंग आती है, डिले होता है, तो हमारा कॉल सेंटर उसको फॉलो अप करके और कोशिश करता है कि उसको 0 से 30 डेज में उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। अच्छा। उसके बाद में सेकंड है तो हमारे पास में पूरी फील्ड टीम है, जिसमें हमारे पास में 77 लोग जो हैं, ठीक है ना, वो हमारे फील्ड में रहते हैं। ठीक है, और वो बराबर आदमी से संपर्क करके और पैसा लेते हैं। उसके बाद में हमारा जैसे लगता है हमको यार ये 60 दिन के ऊपर जा रहा है, तो हमने लीगल काउंसलिंग और लीगल लॉयर रखे हुए हैं। हमारे पास में 22 लोगों की टीम जो है वो लीगल डिपार्टमेंट की है। ओके। क्या होता है कि एनपीए होने के पहले ही कोशिश करते हैं उसको टाइमली नोटिस देके, टाइमली काउंसलिंग करके, टाइमली टीम से मिल के, तो वो अपना अकाउंट एनपीए में ना जाए। ये कभी कभी क्या होता है कि आदमी की प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन अगर उसको अपन ढंग से अगर काउंसलिंग कर देते हैं, उसको समझा देते हैं कि अपने को आगे ये चीजें अपने को प्रॉब्लम्स आएगी, ये अपने को फेस करना पड़ेगा, तो इससे कंपनी को काफी बेनिफिट मिला है। इस वजह से देखो आप कोविड वाला पीरियड में भी अपन उसको एनपीए को नहीं बढ़ा पाए और रोक पाए। आदमी की एक इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, 2 हो गई, तो उसको समझाया कि भाई अपने को अकाउंट एनपीए नहीं करना है। आप अगर मान लो 1 ड्यू है, 2 ड्यू है, कोई बात नहीं, आप अकाउंट को एनपीए मत करो, और जितना थोड़ा थोड़ा प्लस पैसा है तो आप डालते रहो। तो अपने एनपीए भी नहीं किया, एनपीए भी नहीं हुआ, और जो उसका ड्यूज था वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सही। ओके। क्या ये समय पे पिच करने से अपने एनपीए नहीं बढ़ता है। करेक्ट। और ग्रॉस अपना जो नेट एनपीए है वो नेट एनपीए तो अपना अगर मान लो जो एनपीए में डाला है और उसका कोई रिकवर पैसा हुआ तो वो नेट एनपीए कम हो जाता है। करेक्ट। तो ये जो एम्प्लॉइज अपने सीनियर मैनेजमेंट टीम जो आपने अभी अपॉइंट की है, जी तो कितने लोगों को मतलब अपॉइंट किया गया है सीनियर लेवल पे? सीनियर लेवल पे सर हमने भी 2-3 जने को लिया है। ठीक है, एक तो हमारा मिस्टर अरुण जी मिश्रा है, ठीक है, अरुण कुमार जी मिश्रा। वो 28 साल से हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के में रहे हैं, जो पहले पीएनबी हाउसिंग में रहे हैं 22 साल तक। उसके बाद में फिर वो अपना उसमें श्रीराम हाउसिंग में रहे हैं और अब हमारे साथ में है। और दूसरा हमने जो हमारा बिजनेस वाला पार्ट है उसमें हमने एक सौरभ राजावत हैं, जो 11 साल का उनका नॉलेज है एनबीएफसी सेक्टर का, और वो उसमें बजाज में रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में बजाज के बाद में एक और कंपनी थी, पूना वाला की जो एक एनबीएफसी थी उसमें रहे, जिसमें मैग्मा का मर्जर हुआ जो लिया उन्होंने, वो वाली कंपनी में थे, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। ओके। तो से हमारे पास में आईटी जो हेड है, ठीक है, उसको 14 साल का प्रोफेशनल है, और वो दुबई वगैरह उन्होंने 10 साल तक दुबई में काम किया है, और सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती थी, वो भी हमारी कंपनी में काम किया। तो जो हमारा आईटी जो है वो पूरा स्ट्रॉन्ग होके और पूरा ऑनलाइन वगैरह हर डिपार्टमेंट जो अपग्रेड हो गया। ओके सर, मेरा अगला सवाल था लोन डिसबर्सल के बारे में, कि जो इस क्वार्टर में 6.8 करोड़ दिखाया गया है जी। आगे चल के आप क्या देख रहे हैं, आगे का जो 3 क्वार्टर्स है इसमें इसकी क्या पोजीशन रहेगी?
ऐसा है कि एक्चुअल में क्या है कि 6.8 करोड़ बिल्कुल रहा था, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि सैंक्शन जो होता है वो पहले जो फर्दर कुछ पिछले क्वार्टर में होते हैं, तो डिसबर्समेंट नेक्स्ट क्वार्टर में होता है, वो 1 महीना आगे जो चलता है ना उसके अंदर हो जाता है। और अभी भी मुझे जो लग रहा है उसमें भी डिसबर्समेंट इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छी पोजीशन अपनी रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लस हुआ है अभी हमारे पास में मेरे हिसाब से 16-17 करोड़ तो हमने सैंक्शन कर चुके हैं। अब उसमें से डिसबर्समेंट कितना हो जाता है, क्योंकि अभी कोविड अभी आया है नहीं, उसके पहले कितना काम हो जाए उस पर अपन देखते हैं। हाँ, सही है। करेक्ट सर। मेरे को और भी कुछ सवालात है, अगर मैं अभी पूछ सकता हूँ या क्यों मैं चले जाऊँ जैसे? वो आप देख लीजिए ना, अगर मान लो अगर दूसरे हैं तो एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर आप एक बार वापस आ जाइए आप। ठीक है सर, ठीक है, ओके, मैं क्यों में। ओके मौसम, थैंक यू। Thank you. Before we take the next question, a reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then one on your touchtone telephone. The next question is from the line of Dheeraj Manwani from Sinartha Research. Please go ahead. हेलो। हाँ जी सर, मेरे को अपने लोन के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। क्या हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में भी लोन प्रोवाइड करते हैं, और करते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट्स रहते हैं? अफोर्डेबल अपन क्या है कि रूरल में अपन लोन करते हैं, जहाँ अफोर्डेबल जो हाउस है उसे उसकी साइज थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए वो अफोर्डेबल में नहीं आते हैं। और सिटी के अंदर हम अफोर्डेबल में अभी नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि वो जो अफोर्डेबल है वो सिटी से थोड़ी दूर लोकेशन पे होती है, जहाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह उनकी सब चीज़ें होती है, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो पिट रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। आदमी बुक तो कराता है लेकिन वहाँ रहता नहीं है, ठीक है, और वो थोड़ा सिटी से दूर होने की, तो हम उसमें नहीं कर पा रहे हैं। उसमें क्या कलेक्शंस के काफ़ी इशू हैं जो इन कंपनियों ने किया था, तो हम अफोर्डेबल में भी नहीं किया। ओके। और ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंतर्गत? नहीं, उसके अंदर हम नहीं, उसमें भी हम कुछ बेनिफिट्स नहीं दे पाते। अरे हम जो रूरल सेगमेंट में करते हैं वहाँ कोई योजना ही नहीं है ना सर। अच्छा, वहाँ पे ये सब सिटी के अंदर है, तो सिटी में हम नहीं कर रहे हैं, हम रूरल में करते हैं तो वहाँ पे नहीं है। और साइजें वहाँ प्लॉट साइज वगैरह बड़ी होती है, वो आवास योजना में छोटे होते हैं, वहाँ फ्लैट सिस्टम वगैरह चलते ही नहीं है गाँवों में। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। Thank you. We take the next question from the line of Roshan Joshi from SSA FinServ. Please go ahead. Namaste Vinod ji. नमस्ते सर। As most of the questions answered by you, as asked by the Mohsin ji, but the one question is, as such you have changes on IT side and the many, and after this COVID, there might be a implementation on credit appraisal. So just want to check, like credit appraisal as such आपका पुराना ही है, फिर उसमें भी कुछ changes हुए हैं as such? क्रेडिट में पूरा 360 डिग्री पे हमने इसको क्रेडिट को कर दिया है, जहाँ पहले पैरामीटर्स में कुछ चीजें अगर मान लो हम नहीं देखते थे, अभी पूरा उसको देखते हैं। जो बिजनेस कर रहा लाइफ क्या थी, कोविड में उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा, अब आगे अगर मान लो कोविड आएगा तो कैसे उस बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी इनकम को कैसे चीजें, तो वो पूरा हमने चेंज किया है उसमें। ओके, तो एज सच तो फिजिकली है या फिर कुछ डिजिटाइजेशन में भी यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? डिजिटल में तो हमने काफ़ी चीज़ें डिजिटल में कर ली, जो हमारा प्रोसेस जो लेंदी प्रोसेस था उसको हम कम करते गए, ठीक है। ओके। हाँ, अभी हमारा डिजिटलाइज जो है, हम कोशिश करें कि ऐसा कोई फिनटेक टाइप हम मॉडल बना हुआ है जिसमें हम डिजिटली लोन डिसबर्समेंट भी कर सकें और पूरा लोन प्रोसेस भी कर सकें, उस पर भी वर्किंग चल रही है सर। ओके, ताकि ऑनलाइन सैंक्शंस भी आप मतलब कर पाएं। हाँ, टाइमलाइन का सैंक्शन का हमारा डेट भी कम हो जाए, और प्रोसेस में जो समय लगता है उसको भी हम कम करना चाह रहे हैं डिजिटल में जाके। और क्योंकि कोविड का भरोसा नहीं है, तो उसको भी फिनटेक मॉडल पे लाके और पूरा ऑनलाइन हम उसको काम करें। ओके, थैंक यू। एंड द वन मोर क्वेश्चन इज, आपका जो रूरल में है तो आप अर्बन सेक्टर में भी अभी फोकस करना चाहेंगे या फिर रूरल में ही आपका अभी फोकस रहेगा? नहीं, अर्बन में भी हम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम अर्बन में काम नहीं करते हैं, रूरल में भी काम करते हैं, अर्बन में भी काम करते हैं। हमको लगता है कि हमको जो क्वालिटी, एसेट क्वालिटी जो है वो हमको मजबूत चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा दूसरे से थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, और हमारा LTV रेशियो भी कम है, तो इन सब फैक्टर को देख के ही हम काम करना चाह रहे हैं, चाहे अर्बन में हो चाहे रूरल में, दोनों जगह करेंगे। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Thank you.
A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. The next question is from the line of Rohan Jain from IDFC Mutual Fund. Please go ahead. जय जयेंद्र विनोद जी। जय जयेंद्र। आपका जो रिजल्ट आया है उसमें 2-3 सवाल है। डिस्बर्समेंट आप बोल रहे हैं कि जुलाई में आपने बोला कि 5 कितना 6 करोड़ का हुआ है, ऐसा कहा था क्या आपने? जुलाई में हमने आपका जो डिस्बर्समेंट पूरे क्वार्टर में शायद 4-5 करोड़ का हुआ था, जो 6 करोड़ का जुलाई वाले पिकअप हुआ है आप बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जुलाई में हमारा 4 करोड़ का डिस्बर्समेंट हुआ है सर। और ये नॉर्मल सिचुएशन में कितना हो रहा था जब कोविड नहीं था, हर महीने का डिस्बर्समेंट? जो अभी हमने इस बार का जो टारगेट किया था वो हमने 15 करोड़ के आसपास टारगेट किया था हर क्वार्टर में, 15 से 20 करोड़ के आसपास। लेकिन ये कोविड की वजह से सब चीज़ें जो है वो आप भी देख ही रहे हो, बिजनेस के हालात क्या है, एकदम कम हो गया। लेकिन हाँ, कोविड का इम्पैक्ट जो है वो कम है। अगर तीसरी लहर नहीं आती है तो बिजनेस को वापस अपन कर पाएंगे अच्छे से। अभी आपका पूरा साल का टारगेट है 15 से 20 करोड़ पर क्वार्टर, अभी करंट विदाउट कोविड? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो टारगेट जो है वो हमारा 500 करोड़ का टारगेट था, लेकिन ये क्वार्टर तो हमने उसमें माइनस कर लो, ठीक है। उसके बाद में हर क्वार्टर में हमारा जो था तो वो हम 15 से 20 करोड़ रुपये हर महीना करेंगे तो 40-50 करोड़ के आसपास हमारा क्वार्टर में हो जाए। मतलब FY22 के एंड में अपना 350 पौने 400 करोड़ के बीच में रहेगा, अगर जो फाइनल AUM रहेगा, अगर हम रीपेमेंट हटा दे। जी जी जी। तो अभी 325 करोड़ है, 45 करोड़ और अगर आता है 15 करोड़ हर क्वार्टर तो 325 + 50 माइनस का रीपेमेंट, तो 350 और पौने 400 के बीच में FY22 एंड में रहना चाहिए। नहीं हाँ बिल्कुल, आप बराबर ही कह रहे हैं, इसके आसपास ही रहेगा। लेकिन क्या है कि एक क्वार्टर निकले ना थोड़ा अपन, फिर उस पर थोड़ा सा विजन और क्लियर अपना अच्छा सा हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली अभी जो लग रहा है, जो इस तरह से हम बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप जो बोल रहे हो वहाँ तक आराम से पहुँच पाएंगे, अगर तीसरी लहर नहीं आती है तो। हाँ वो तो ठीक है, वो तो पता नहीं है। हाँ बाकी हो जाएगा, क्यों हमने नई टीम और हमारे पास में जो बिजनेस है मार्केट में, ऐसा भी नहीं कि बिजनेस नहीं आया है, लॉगिन वगैरह भी हुई है हमारा। अभी मतलब पिछले वाले हमारा 250 लॉगिन के आसपास हमारा नया बिजनेस लॉगिन हुआ है, तो है बिजनेस भी है, चीज़ें भी। और ये कोविड से पहले आपका कितना होता था हर महीने हर क्वार्टर डिस्बर्समेंट? जब कोविड के पहले तो कोविड के पहले जो स्थिति थी उस स्थिति में तो DHFL और वो जब हुआ था उस टाइम में मैं तो खाली स्टेज में अपन चल रहे हैं पूरे पिछले 1.5-2 साल से। तो उस टाइम पे कितना था फिर भी ये प्रॉब्लम चल रहा है DHFL का? नहीं, उससे पहले तो हमारा 25-30 करोड़ रुपया क्वार्टर था। DHFL का प्रॉब्लम के बाद में? नहीं, DHFL की प्रॉब्लम के पहले हमारा 25-30 करोड़ रुपये क्वार्टर था। अच्छा। और कलेक्शन आपका BNK नंबर अच्छा है, ये कलेक्शन पर मंथ अगेंस्ट बिलिंग कैसा चल रहा है अभी? अप्रैल में जून जो भी निकला और फिर जुलाई जो हो गया, हर महीना जितना बिल करते हैं उसमें कितना पैसा आ रहा है? नहीं, इसमें हमारा जो ऑन टाइम था वो 81% के आसपास आ रहा है, जो भी इस क्वार्टर में आया है, ठीक है। और बाकी जो 0 से 90 डेज के जो बीच में है वो 16.29% करीब है, और NP हमारा 2.46% है। और 16.9% जो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है आगे और प्रोविजन जो करना हो या फिर स्ट्रेस आएगा? नहीं, एक्चुअल में स्ट्रेस तो धीरे धीरे कम हो रहा है अभी हमारे जो सेगमेंट में है, क्यों एक्चुअल में हमारा हाउसिंग फाइनेंस है ना, तो आदमी की प्रायोरिटी भी इस पूरे पीरियड में ऐसा लगा कि मकान आदमी के पास में सेफ होना चाहिए या चीज़ें होनी चाहिए, तो सब फैमिली का फोकस भी है कि भाई मकान में अपना डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो उसकी वजह से रीपेमेंट्स अच्छे हैं, चेंजेस काफ़ी हुआ। तो रीपेमेंट्स अभी मतलब काउंसलिंग करते हैं और चीज़ें अगर पालती मिलते हैं तो पैसा अभी ठीक आ रहा है, मतलब अभी लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट अपना और ठीक होना चाहिए। जो 17% का जो स्ट्रेस है अभी, एक सेकेंड, नहीं 17% पूरा स्ट्रेस नहीं है, 0 से 90 जो अपना है, समझ गया 0 to 90 डेज जो 17% अभी स्लो चल रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कस्टमर का बिजनेस साइड में क्या इशू है? सर बिजनेस तो लॉकडाउन में बिजनेस पूरा
इशू तो सबका एक ही है ना, कोविड की वजह से जो बिजनेस हिट हुआ वो ये रीजन है। ये टेम्पररी लग रहा है क्या आपको, कोई परमानेंट इशू नहीं लग रहा? नहीं, मेरे को तो टेम्परेरी लग रहा है, अगर ठीक हो जाता है उसके बाद में तो मूवमेंट अच्छा ही है सर। ये आपका प्रेस रिलीज में कुछ AWS का आपने लिखा है, प्रेस रिलीज में AWS हाँ IT, वो क्या एग्जैक्टली? AWS वाला जो अपना वो क्लाउड वाला होगा ना, क्लाउड में पहले सारी एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मूव किया ताकि सबको अवेलेबल रहे। अच्छा, वो तो बेसिकली क्लाउड वाला है उसमें। वो कितना एक्सपेंसिव है जो सॉफ्टवेयर लिए हैं कि कैसे है? इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है उसमें। नहीं, वो उसमें खर्चा कितना लगा, वो एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर ही कैसा है? उसमें 5-7 लाख रुपए के आसपास, 10 लाख रुपए के आसपास लगा, खर्चा कोई ज़्यादा नहीं लगा उसमें। और बाकी मंथली जो आता है वो 50-60 हज़ार रुपये करीब मंथली आता है खर्चा। ओके। और रीस्ट्रक्चरिंग आप लोग क्या करते नहीं है, ऐसा कुछ है? आप कर लो रीस्ट्रक्चर। हाँ, रीस्ट्रक्चरिंग हमने अभी नहीं किया है सर। ओके, ठीक है, समझ गया। अभी बेसिकली देखना पड़ेगा आगे कैसे एनवायरनमेंट चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। प्लान सभी आपका इनलाइन ही है। जी 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 सर। ठीक है, थैंक यू विनोद जी। ओके 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 अरुण जी, ओके। Thank you. The next question is from the line of Prakash Talreja from SRG Housing. Please go ahead. नमस्ते विनोद जैन साहब। नमस्ते नमस्ते तलरेजा जी, नमस्ते। कैसे हैं सर? बस SRG हाउसिंग लिखा, मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा यार हमारे यहाँ कोई SRG हाउसिंग नहीं, फिर मैंने देखा हाँ उसमें। नहीं, मैं बॉम्बे से बात कर रहा हूँ और मैं शेयर होल्डर हूँ सर आपकी कंपनी का। मालिक ही हो आप? हाँ जी। शेयर होल्डर तो हमारे मालिक ही हैं। नहीं सर, सब साथ पार्टनर है अभी हम लोग, मालिक कोई नहीं। अच्छा सर, ये आपने बोर्ड मीटिंग में आपका कुछ डिसाइड किया था कि आप इक्विटी रेज करने वाले हैं। जी 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 सर। तो ये पूछना था सर, उसमें हम शेयर होल्डर के लिए भी कुछ है क्या, उसमें राइट इश्यू या कुछ? इक्विटी वाला जो है उसमें तो बिल्कुल 100% आप अगर हम इंटरेस्टेड सब हैं तो ध्यान रखेंगे। जो अपना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनका भी अपन पार्ट रखेंगे उसमें। अच्छी बात है सर। तो हम लोग तो साथ में हैं, कंधे से कंधा मिला के चलने वाले हैं आपके साथ। अरे बिल्कुल प्रकाश जी, आपकी वजह से तो हम काम कर पा रहे हैं। आप सबका प्रेम और प्यार है, उसी तरह से वर्क भी कर रहे हैं। नहीं, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। कभी भी हो आप मुझे बता दीजिएगा मेरे को। कॉन्फिडेंस है, उसी से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अच्छा सर, थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। Thank you. We take the next question from the line of Mohsin Rupani, individual investor. Please go ahead. Yes sir. Sir, मेरा अगला सवाल था। So I'm sorry to interrupt, requesting you to please speak a bit louder. Hello, am I audible now? Yes sir, thank you. Yeah, thank you. Sir, my next question was, your gearing ratio is 2.85 times as per your presentation. Till what level you think it can go up to when you reach 500 crore AUM? देखो एक्चुअल में NHB का जो है, NHB का तो है 12 टाइम। जो हमारा कैपिटल है उससे हम 12 टाइम तक जा सकते हैं। ओके। एवरेज जो इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 6 से 7, तो 6-7 टाइम तक हम आराम से जा सकते हैं। इसलिए 500 करोड़ में से जाना में कोई अपने को आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ। अच्छा। कि जितनी बैंक्स और जो है उनका भी फोकस SRG हाउसिंग पे काफी बड़ा है। अच्छा। लिक्विडिटी की भी अपन जो है तो वो 500 करोड़ तक लिक्विडिटी में भी अपने को कोई इशू नहीं है। हमारे प्रपोजल भी चल रहे हैं और सामने से बैंक्स वगैरह का कंफर्ट लेवल भी और कॉन्फिडेंस भी SRG को लेके काफी अच्छा है। जहाँ हमको मतलब मेहनत करनी पड़ती थी, आज की डेट में वो काफी कम हो गई है। आगे से बैंक चल के आते हैं, फोन भी करते हैं और आगे से प्रपोजल भी मांगते हैं हमको। उसमें हमारे को थोड़ा फायदा मिला कि पिछला 2 साल में जो लॉकडाउन में स्थिति रह के अपन ने जो काम किया है, इसमें लिक्विड मेंटेन करना,
और मॉनिटरिंग पीरियड हमने किसी बैंक से नहीं लेना, टाइमली पेमेंट करना, और हमारा ये समझ लो हमारी क्वालिटी अच्छी रही होगी। हाँ। उसकी वजह से हमारा रीपेमेंट भी, जब पहले लॉकडाउन था तब भी हमारा जैसे खुला और उसमें भी हमको अच्छा पैसा रिकवर हुआ है। और अभी भी जो परसेंटेज एनपीए वाले, जो हमको भी स्ट्रेस था कि यार एकदम एनपीए बढ़ जाएगा, लेकिन हमने लॉकडाउन पीरियड में भी हमारा कॉल सेंटर चालू रहा था, उसकी वजह से काउंसलिंग और ये सब चीजें हुई तो हमारा एनपीए हिट नहीं हो पाया, वो हमारा रुक गया। ठीक है, तो सेगमेंट बढ़िया कर रहे हैं, चीजें बढ़िया कर रहे हैं, तो आगे तकलीफ नहीं आएगी। जी जी। तो ये कर्जा कहाँ तक 100 करोड़ के आसपास ये है, 6 से 7 टाइम जाते हैं तो अपने को 600 करोड़ करीब मिलता है। 600 करोड़ तो ये है, और 100 करोड़ ये मिलाते हैं 700 करोड़ की लोन बुक तक तो अपन आराम से जा सकते हैं। लेकिन हमारा भी ये है कि हम नेक्स्ट जो है इक्विटी भी हम बढ़ाएंगे, उसमें इक्विटी भी हमारा भी फोकस है। हमारा डिस्कशन भी चल रहे हैं, तो लगता है हमको इक्विटी जैसा भी मौका मिलेगा इक्विटी जरूर लाएंगे। तो ये जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो सेम रहेगा जब 700 करोड़ तक पहुंचेंगे? वो तो चेंज हो जाएगा ना सर, वो तो बढ़ ही जाएगा ना आपका। बढ़ ही जाएगा, मतलब कर्जा लेना पड़ेगा। हाँ, कर्जा तो अपने लेना देना काम ही, कर्जा लेना ही देना ही है सर। नहीं बढ़ेगा, मतलब वो रेशियो में ना बोलने का। हाँ, वो रेशियो तो बढ़ ही जाएगा ना। अभी मान लो 3 के आसपास, 2-3 के आसपास है, तो 6-7 के आसपास तो लोन बुक अपनी 700 करोड़ पहुंच जाएगी ना सर। और जब तक उसमें जैसे आपकी लोन बुक बढ़ी तो अपना पेड भी बढ़ेगा, तो एवरेज वो भी कम हो जाएगा। जी 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 जी, सही है सर। अच्छा, और एक सवाल था कि ये जो हमारा अभी करंट आपका जो फंडिंग मिक्स है, उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स का ब्रेकडाउन दे सकते हैं? मतलब बैंक्स का कितना है, एनएचपी का कितना है, एफआई का कितना है, और एनसीडी का कितना है? बिल्कुल, एनएचबी का तो 6% के आसपास है, और एफआई का जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का 12% के आसपास है, और बैंक का जो है वो 10.5 से 11% के आसपास है। इनका टोटल एवरेज जो आ रहा है वो 10.53% के आसपास कुछ आ रहा है। ओके, एनसीडी का कितना बताया? एनसीडी का भी 12% के आसपास, 11% करीब कुछ है, 11-11.5% एनसीडी। सही। तो एवरेज 10-10.5%। हाँ, 10.53। ओके सर। और एक और सवाल था। बोलिए ना। ये अपना जो है तकरीबन 63% जो है अपना स्टेट वाइज का जो लोन बुक है वो राजस्थान दिखा रहा है। जी। जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात का जो है 20% से भी कम है, और महाराष्ट्र का तो बहुत ही कम है, 1% से कम है। जी। तो आप क्या बता सकते हैं कि आगे चल के जो है कुछ प्लान है कि जो है दूसरे स्टेट का? राजस्थान पहले हमने जो राजस्थान में किया था, हमारा पोर्टफोलियो जो बेस जो है वो राजस्थान में हमारा सबसे ज्यादा है। हाँ, तो उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं अगर दूसरे स्टेट में? हाँ, 100% रेप्लिकेट क्यों नहीं हो सकता है। जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो क्या होता है कि राजस्थान में जो 63% है वो आसपास रहेगा, कभी भी होगा तो 2-5% का डिफरेंस आएगा। इसी के साथ साथ दूसरे स्टेट भी अपन जो ग्रो कर रहे हैं, दूसरे स्टेट भी ग्रो कर रहे हैं, जिसमें अपना गुजरात अभी अच्छा हुआ है। कभी कोई स्टेट थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, बाकी मूव तो दोनों तीनों कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो रीजन ये रहा, महाराष्ट्र में तो पूरा लॉकडाउन भी था और अभी तक लंबे समय तक रहा है। अभी 4 दिन पहले आपका लॉकडाउन खत्म हुआ, तो महाराष्ट्र में बिजनेस करना थोड़ा हमारे लिए टफ भी है और चीजें भी है। उसमें वहाँ टिकट साइज का भी हमारा इशू है, हम थोड़े टिकट साइज में कम जाते हैं, वहाँ डिमांड ज्यादा रहती है। हाँ, सही है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहसिन, थैंक यू। Thank you. A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. The next question is from the line of Rohan Jain from IDFC Mutual Fund. Please go ahead. हाँ, ये जो आपने इक्विटी रेस का बात किया था, इक्विटी आप कब रेस कर रहे हैं और कितना क्वांटिटी को रेस करने का देख रहे हैं, और कैसे रेस करेंगे? तो प्रेफरेंशियल इशू रहेगा, क्या रहेगा? इक्विटी रेज का करने का जो है सर का, इक्विटी में जो इंटरेस्टेड लेगा तो उस समय अपन उस पर वर्किंग कर लेंगे, लेकिन 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में हमारा इक्विटी रेज करने का प्रोग्राम है। बड़ी कब करेंगे अप्रोक्सीमेटली, मतलब कोई टाइम लाइन है? आप IDFC से आप आज बोलोगे तो हम तो कर लेंगे ना सर। नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ आपको इक्विटी रेज करने की जरूरत क्यों है अभी? आपका तो ऐसे भी एक तो अभी डेट जो है, डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलरेडी इतना कम है, तो और आप अगर आपका बैंक फंडिंग एक्सेट्रा
आपको फंड रेज करने में इशू अगर नहीं होता है तो आपको नहीं लगता आपको डेट वे में ही जाना चाहिए, इक्विटी रेज नहीं करना चाहिए अभी? नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है सर। जब अपन बिजनेस मॉडल जो कोई तैयारी करते हैं उसमें क्या होता है कि टीम को आप रिक्रूटमेंट भी कर रहे हो, सेल्स टीम भी बढ़ा रहे हो, ब्रांच भी बढ़ा रहे हो, तो बिजनेस भी बढ़ा, तो उसमें नहीं है कि जो मेरे को 6 महीने या साल भर बाद में जो मेरे को पैसा चाहिए तो उसकी प्लानिंग मेरे को 1 साल पहले करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अपन को आज की डेट में चीज़ें चाहिए वो इमीडिएट मिल जाती है। तो ये प्रोसेस है कंपनी का। भाई अगर अपने को आगे बढ़ना है तो 500 करोड़ की लोन बुक के लिए हमको करना है, तो हमने पूरा टीम, आईटी सेक्टर्स, हमारी टीम, नए रिक्रूटमेंट वगैरह हम सब कर चुके हैं। और जैसे अगर हमारा ये 15-20 करोड़ का डिसबर्समेंट अगर मंथली चालू हो गया, ठीक है, तो उस समय हम जाके खड़े नहीं रह सकते हैं कि यार हमको उस समय इक्विटी चाहिए, ठीक है, तो ये हमको थोड़ी सी प्लानिंग पहले करनी पड़ती है, इसलिए हम इक्विटी देख रहे हैं। वो आपकी बात सही है, बट मेरे हिसाब से आप ऐसा सोच सकते हैं कि अभी आपका जो बुक है, जैसे आपने जैसे कहा कि एनएचबी आपको किस पर्टिकुलर अमाउंट तक, पर्टिकुलर लेवल तक अलाउ करता है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जनरली 4 to 5 टाइम्स डेट टू इक्विटी अगर रखे आप, क्योंकि आपकी जैसी कंपनी जहाँ पे स्ट्रेस कम है, एलटीवी इतना लो है, तो अगर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाना है तो ऑलरेडी जब डेट इतना कम है तो आई थिंक फॉर द नियर फ्यूचर इक्विटी रेज करने का ज़रूरत मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ये मेरा एडवाइस है आपसे कि इक्विटी 50-100 करोड़ अभी करिए जब आपको वो लगे कि बिजनेस एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है। द फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द डेट साइड। नहीं सर, आप जो चीज़ कह रहे हो बिल्कुल आपकी सही बात है, ठीक है ना। मेरा 100 करोड़ का कैपिटल है, 5 टाइम करता हूँ, 500 करोड़ की मैं प्लानिंग कर लेके बैठा हूँ। मुझे 6 या 9 महीने में अगर बिजनेस चलता है और तीसरी लेड नहीं आती तो मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा, ठीक है ना। उस समय मैं वापस इक्विटी देखना चाहूँ तो आज इक्विटी की मैं सोच रहा हूँ तो वो भी 2-4-6 महीने इक्विटी में। 500 करोड़ तो आपका भी टाइम है ना, अभी तो बहुत टाइम लगेगा आपको। मतलब एटलीस्ट FY23 के एंड तक या फिर FY23 के मिडिल तक होना चाहिए अभी के हिसाब से। नहीं, आप अभी के हिसाब से प्लानिंग करके बैठे हो, हम दूसरे प्लानिंग करके बैठे हैं, दोनों में डिफरेंस है। 23 तो बहुत दूर हो गया सर, बहुत दूर हो गया। ठीक है, बेसिकली आप आगे का प्लान करके क्लियरिटी आ जाएगी सर आपको भी और मेरे को भी। आपका ये जो समझ गया, बेसिकली योर प्लानिंग वेल अहेड, विच इज गुड, बट अभी इन द नियर टर्म एटलीस्ट आई थिंक आप डेट पे ही फोकस करेंगे जब तक एटलीस्ट 400-450 करोड़ तक नहीं पहुंचता आपका बुक। दूसरा, ये जो ग्रुप कंपनीज है आपका इतना, उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है आप लोग, आपका या तो इंटायर प्रोमोटर ग्रुप, जितने भी और कंपनीज है, आज 5-6 कंपनी है, कितना इन्वॉल्वमेंट और कितना बिजनेस होता है उसमें? हमारे कोई ग्रुप कंपनी है ही नहीं सर, हमारे खाली जैसा सिक्योरिटी से और कोई ग्रुप। सब जो नाम दिख रहे हैं मुझे, ये सब कंपनीज में काम होता है, जैसे ग्लोबल बिल्डर्स एक है, इंश्योरेंस। तो लैंड बैंक वाली कंपनी थी, उसमें तो छोटा सा है, तो पिछले 5-7 सालों से कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा, ग्लोबल बिल्डर्स में कुछ काम, किसी भी कंपनी में काम हो रहा है? इंश्योरेंस ब्रोकर्स? इंश्योरेंस ब्रोकर जो है वो मैं नहीं देखता हूँ, मेरा छोटा ब्रदर देखता है उसके पास में सर। हमारे ग्रुप कंपनी में नहीं है, विनोद जैन की ग्रुप कंपनी में नहीं है। और एसआरजी सिक्योरिटीज? एसआरजी सिक्योरिटीज है सर उसमें। वो आप देखते हैं? हाँ बिल्कुल, एसआरजी सिक्योरिटीज। उसमें क्या होता है एग्जैक्टली? ब्रोकिंग कंपनी है? नहीं, एनबीएफसी दिखा रहा है। ब्रोकिंग कंपनी वो एनबीएफसी कंपनी है जो छोटे बिजनेस लोन देती थी, ठीक है, और अभी उसमें काम नहीं कर पा रहे। अभी खाली पूरा फोकस जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में। तो उसमें आगे जाके कुछ ऐसा स्कोप ऐसा है कि अगर उसमें काम आया तो उसमें भी फोकस करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आगे उसमें कुछ ऐसा कोई प्रोडक्ट और सी कोई चीज़ हुई तो जरूर करेंगे उसमें। और उसमें प्रोडक्ट्स है क्या अभी एनबीएफसी में? व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर वी केटरिंग टू? उसमें सिक्योर्ड लोन ही है, बिजनेस लोन ही है उसमें। तो उस कंपनी में नहीं करके वो सब चीज इधर नहीं कर सकते क्या, एसआरजी हाउसिंग में? ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। हाउसिंग फाइनेंस में वो बिजनेस जो लैब के अंदर वो सब नहीं आएगा जो आप अभी यहाँ पे लैब करते हैं, विच इज बिजनेस लोन इन सम वे, तो वो दोनों में डिफरेंस है सर। वो अलग है। एसआरजी सिक्योरिटी वो अलग, वो माइक्रो बिजनेस टाइप अलग अलग होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी नहीं आती ज़्यादा, वो अलग। ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question for today. I would now like to hand the conference over to Ms. Sunaina Nagar for closing comments. Over to you, ma'am.
Thank you all for attending the call and patient listening of answers from our side. We at SRG hope and pray that everyone and their families are safe and keeping good health. I would like to thank all our stakeholders for their continued trust and support. Thank you so much for your time. For any further information, we request you to get in touch with us on our coordinates mentioned on the last page of our investor presentation. We are happy to assist you. The transcript of this call will be uploaded on our website, that is www.srghousing.com. Thank you. Thank you. On behalf of SRG Housing Finance Limited, that concludes this conference. Thank you all for joining. You may now disconnect your lines.